हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है हम लोकोमोशन और मोमेंट के बारे में करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका टॉपिक जो है लोकोमोशन एंड मोमेंट है, उन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मानव कंकाल के टाइप, उसके बारे में, गति कैसे होती है, पेशीय गति कैसे होती है, पौधे कैसे गति करते हैं, तो इन सब के विषय में जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Most important topic is locomotion and movement. As a chapter 16 is a NIS board, there is a NCERT, UP board and Bihar board is a most important topic, locomotion and movement. The movement is there a temporary, is a permanent displacement of body or it is a part from its original position. There is a living beings to the part, therefore of their move in the response to the stimulus from to outside from the within the body. The locomotion, on the other hand, it is displacement of the entire body from one place to another. It is the characteristics of feature of all animal. There are protista, zoospores, and human gametes and lower plants. After the study this lesson, the learner will be able to be there the moment in the important feature of all living beings. And process there is a locomotion is the characteristics of the protista and gametes and the spore of some lower plants and animal. And differentiation between the movement and locomotion with the help of example and explain to the function of the cilia and flagella as a organelles for the movement and locomotion of the protista and animal. They recognize the skeleton and muscles organs which help to the locomotion in an animal and describe the structure and working of muscle. And also you describe to their types of contractile protein and the role of muscle contractions and explain to the mechanism of muscle contraction and all the provide as an outline of human skeleton system and the mention the function of their part and give to brief account of disorder related to the muscles and skeletal system, they such as the Synesthesia gravis, tetany, muscular deficits and arthritis, osteoporosis and gout.
दोस्तों ये चैप्टर जो है संचलन एवं गति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर बनता है, क्योंकि इस चैप्टर में संचलन गति के विषय में जो है हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। एनआईवीएस बोर्ड के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और जिनका जो है टॉपिक जो है संचलन एवं गति यानी लोकोमोशन एंड मोमेंट है, तो समझ जाइए उनके लिए चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में जो है हम कंकाल के विषय में बहुत कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे, और हर जीवों में जो है लोकोमोशन के डिफरेंट अवस्थाओं के समझेंगे। तो कहते हैं कि अगर हम देखा जाए कि संचलन और गति होती क्या है, कहते हैं गति किसी भी जीव का अथवा उसके किसी भाग का अपनी मूल्य स्थिति से जो है अस्थायी अथवा अस्थायी विस्थापन होती है। यह गति किसी बाहरी अथवा आंतरिक जो है कारक द्वारा उद्दीपित के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में होती है, और दूसरी तरफ जो है संचलन संपूर्ण जीव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहते हैं। क्योंकि अगर हमें लोकोमोशन नहीं रहेगा तो हम शायद संभव न हो कि हम एक जगह से दूसरी जगह गति कर सके। गति करना और संचलन सभी प्राणी, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, निष्पादन पादपों की, जो चलवाजाणु हो या जंतु की विशिष्ट लक्षण हो, तो ये सभी जीव जंतु में पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पौधे जो है लोकोमोशन कैसे करते हैं, पादप कैसे करते हैं। तो इसका विषय में जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं जब आप ये पाठ समझ जाओगे, पढ़ लोगे, तो बहुत कुछ आप जान सकोगे कि इस बात पर भी ये जोर दे सकोगे कि गति अथवा जीवधारियों के एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस बात पर भी जोर दे सकोगे आप कि संचलन सब जो है प्रतिष्ठा कुछ निस्तर पौधों के युग्मों को और बीजाणुओं और प्राणियों के विशेषता होती है, यानी ये पौधों में और प्राणियों में विशिष्ट रहती है। साथ में आप सहायता से जो है गति और संचलन के बारे में भी अंतर पता कर सकोगे, और प्रतिष्ठा प्राणी में गति संचलन के अंग के रूप में जो पेशाब और कशाब की कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है, तो इसके विषय में बहुत ही आप स्पष्ट रूप में जान पाओगे। और साथ में प्राणी संचलन अंगों के रूप में कंकाल और पेशी की पहचान भी किया जाएगा, और पेशी की संरचना और कार्यप्रणाली के साथ साथ संकोचनशील प्रोटीनों के प्रकार और पेशी संकुलन में उनकी भूमिका की भी चर्चा किया जाएगा। साथ में पेशी संकुलन की गतिविधियाँ की व्याख्या भी की जाएगी, जिसमें जो है मानव कंकाल तंत्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और उसकी कार्यप्रणाली के विषय में भी चर्चा किया जाएगा। ये यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, इसमें पेशी और कंकाल तंत्रों के संबंधी विकार जैसे कि है मस्तियानिया, ग्रेवियस, टेनोनिस, पेशी दुष्पोषण या दुपोषण या मस्कुलर जो है डिस्फॉर्टिफी, संधिशोध, अस्थि स्मंद और गल, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां के बारे में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विकार यानी बीमारियों के कारण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। Our first topic is movement and locomotion. Friend, here movement and locomotion, there is consider the following example. You arm a sketch to the pick up the apple, to the flex, to the sketch the face. Your tongue is the motion when you sing. Their dog's voice to the tail. There is a frog, and the tongue is the shot out of the cat, the insect. The gills cover to the fish, flaps up and down to rope to the current of water, and cytoplasma stream within the cell. There are above examples significance of movement, not a locomotion. In a locomotion, there is entire body of animal or protozoans and algae is a move away from its origin position. In the unicellular organism like a bacteria and protista and specific organisms like a flagella and cilia causing to the locomotion. There is here a flagella and cilia causing to the locomotion. Recall their microscope structure of this ganglia for a lesson 4 of your textbook is entire cell structure and function. And the sperm, their male gamete have a flagell tails by which is their move about. Among their multicellular animals, macacos is the locomotive with their muscular foots, and the starfish with the help of the tube feet. The bird flying using two muscles, and other animals use a muscle to the walk or run. दोस्तों यहाँ पर जो है गति और संचलन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो है ध्यान देने योग्य है। अपनी भुजा, अब कहते हैं गति क्या होती है, संचलन क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको लोकोमोशन और जो है मोमेंट के बारे में समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप कुछ उदाहरण देखोगे तो अपनी भुजा सेब उठाने के लिए आप आगे तरफ बढ़ाते हो अथवा अपना चेहरा खुजलाने के लिए भुजा को मोड़ते हो, ठीक है। जब आप गाते या आपकी जीवा हिलती डुलती है, जैसे कि कुत्ते अपनी दुम हिलाते हैं। कीड़े पकड़ने के लिए मेंढक अपनी जीवा
फुर्ती से आगे की तरफ निकालता है। मछली का क्लोम जो है आवरण पर जो है जल धारा को खींचने के लिए ऊपर नीचे जो है फरफराता है। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य प्रवाह करती है। तो कहते हैं ये सब क्या है। ऊपर गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ना कि ये संचलन के। देखिए ये सब गति है, ना कि ये संचलन है। ठीक है, ये लोकोमोशन नहीं, सिर्फ मूवमेंट है जो वहाँ पर जो है बॉडी कर रहा होता है, ना कि ये लोकोमोशन है। कहते संचलन प्राणी तथा प्रोटोजोआ प्राणी अगर किसी जो है शैवाल का संपूर्ण शरीर अपनी मूल स्थिति से अन्य स्थिति में चला जाता है। कहते हैं एक कोश के जीव जैसे कि जीवाणु और प्रोटोस्टम में विशेष अंगक के जैसे कशाम्भों और पक्षमांबों के कारण संचलन होती है। इस अंगों की सूक्ष्मदर्शी जो है संरचना का आपने पहले ही पार्ट जो है 4 में अच्छे से मैंने बता चुका हूँ, जिसमें आपने कोशिका संरचना एवं प्रकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें अगर आप टॉपिक नहीं देखा है तो देख लेना। चौथा चैप्टर का जो टॉपिक है, हमने कोशिका संरचना एवं प्रकार के बारे में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और जाना था। ठीक है, शुक्राणु एवं नर युग्मक में एक कशाप पुंज होते हैं जिसकी सहायता से वे गति करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो होता है, जो मेल में जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, शुक्राणु जो होता है उसका सिर्फ न्यूक्लियस हमें इस्तेमाल करता है जो ओवरी में प्रवेश करता है। लेकिन वो जो होता है जहाँ से वो निकलता है बॉडी के अंदर, वहाँ से जो है वो लोकोमोशन करते हुए यानी मूवमेंट करते हुए वो क्या करता है, एक तक पहुँचता है। तो इसके लिए वो जो है अपने पूँछ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर पूँछ ना हो तो शायद वो एक तक पहुँचने में सक्षम भी ना हो। तो इसलिए कहते हैं शुक्राणु जो है नर युग्मक में एक जो है पुश होती है, किसकी सहायता से वे गति करते हैं। और बहुकोश के प्राणियों में जो है मोलस्का प्राणी अपने पेशी पाद की सहायता से चलते हैं। और आपके पता ही होगा कि स्टार फिश अपने नाल पाद की सहायता से, और पक्षी जो दोस्तों होते हैं वो अपने पेशियों की सहायता से उड़ते हैं, और अन्य जंतु जो है पेशी की मदद से चलते एवं दौड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर लोकोमोशन और मोशन के हमने विषय में जाना कि जो है मोशन क्या होती है, लोकोमोशन क्या होती है। The next topic is types of movements for a locomotion. Friend, here are the types of movement for a locomotion. There is a first is ciliary movement. Ciliary movement means the cilia are the minute hair-like process and which is the motiles and extend from a cell surface. In a smaller organism like the ciliated protozoa, cilia help in the locomotion from one place to another. In animal, the cilia help to the propel fluid and the material. There is a cilia beat in the pattern which is different from that of the flagellum, though there is internal structure of the same. The ciliaries beats begin with the fast stroke ahead in a one direction is called to effective stroke, and then to bend back and return to the original position. This second is a stroke is called recover stroke. Shown in the picture during their silvery beats, the water is probably parallel to the slated surface. Friends, show here the locomotion in the paramecium. There is a solid lines that prevent of the general direction. There is the locomotion of the paramecium. And here also show the effective stroke of ciliums, the recover stroke of ciliums, metacoronus away to the moment of row cilia for the air. The cilia is a hair-like structure. दोस्तों यहाँ पर जो संचलन के लिए गति के प्रकार, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक रखता है कि संचलन के लिए गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष आता है पक्षाम्भी गतियाँ। पक्षाम्भी गतियाँ जो होती है, पक्षाम्भी जो है सूक्ष्म रोम जैसे प्रबल होते हैं, यानी ये रोम होते हैं जिसको सीलिया भी कहते हैं, जो गतिशील होते हैं और कोशिका सतह से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि पेरिमीशियम जो होता है उसके बाहर की तरफ कांटे जैसे बहुत से जो है पतले पतले रेशे निकले होते हैं। ये रेशे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इनके लोकोमोशन में, यानी इनको चलने में, आगे मूवमेंट करने में। क्योंकि पक्षाम्भी प्रोटोजोआ जैसे जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के प्राणी में पक्षाम संभव सहायता करते हैं, और जंतुओं में पक्षाम तरल पदार्थों और पदार्थों के आगे धकेलने में सहायता करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। यहाँ पर जो पक्षाव एक विशेष प्रकार के संबोधन करते हैं जो कशाव से भिन्न होते हैं। वैसे तो दोनों की आंतरिक संरचना एक ही तरह के होते हैं। पक्षाव संबोधन का आरंभ एक दिशा में एक तीव्र स्ट्रोक के रूप में होता है जिसे हम प्रभावी स्ट्रोक कहते हैं, और ये तब पक्षाव पीछे की तरफ मुड़कर वापस अपनी मूल स्थिति में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार जो है दूसरे स्ट्रोक को पुण्य प्राप्ति स्ट्रोक कहते हैं। और पक्षाव संबोधन के दौरान जो है पक्षाव की सहायता से समांतर आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। यहाँ पर आपके समक्ष जो आप देखोगे तो यहाँ पर पैरामीशियम के संचलन की ठोस रेखा समान दिशा के प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पैरामीशियम जो है कैसे जो है मूवमेंट कर रही है, आप देखोगे कि
पैरामेशियम जो मूवमेंट हो रही है इसमें जो है आपको सिलिया नज़र आ रहा होगा, इसके बॉडी पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को ही सिलिया कहते हैं। सिलिया जो होती है जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पुण्य रूप से दिखाने की कोशिश किया गया है कि सिलिया जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना जो है रोल अदा यहाँ पर करता है। The next topic is the flagellate movement. Friend, here is the flagellate movement is the second movement of the flagellum is the long lips-like structure with the cilia covered with the entire surface. Flagellum is mostly present solid there, a small number at one end of the cell. The flagella is occur to the flagellate protozoa like a Iguanus and the algae like a Chromodomus. And animals are sperm. A flagella is a beat symmetrically in the snake like a manner and propel their water parallel to the long axis of flagellum. See the figure, and flagellum is unita is the chromomatia is the models 1 lesson 2 already have learned. जैसे यहाँ पर जो है कशाम्बी गति के विषय में हमने पढ़ना है, जो कि दूसरा है मोशन में जो है ये दूसरा है कशाम्बी गति। देखिए ये एक कशाब लंबी कशा एवं चाबुक जैसी रचना होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि स्पर्म होती है उसमें भी अब पूंछ लंबी सी होती है, तो ये चाबुक जैसी रचना होती है। ये कशाब संपूर्ण सतह पर स्थित होते हैं। वही कशाब कोशिका के एक छोर पर अधिकांश एकल रूप से अथवा कम संख्या में पाए जाते हैं। कशाब जो है कशाम्बी जो है प्रोटोजुआ प्राणी में जैसे कि लुगोनिया जो है क्लोमाइटोनेसिस श्रेक शैवाल तथा अधिकांश जो है प्राणियों के शुक्राणु में पाए जाते हैं। यानी सभी शुक्राणुओं में जो देखोगे तो ये चीज़ें जो होती है कशाम्बी वो पाया ही जाता है। एक कशाम जो स्मृति रूप से जो है सांप की भांति गति करता है। यानी आप देखो जैसे सांप आपने देखा होगा, सांप जैसे चलता है ना, वैसे ही जो है स्पर्म भी जो है ह्यूमन बॉडी में जो है एक तक पहुंचने में अपना गति करता है। ऐसे ही क्रिया जो है सिलिया का भी होता है। पैरामीशियम में भी जो होता है वो अपने सिलियाओं को सिकुड़ता है और फैलाता है, और इस प्रकार से जो है वो लोकोमोशन करता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है, क्योंकि हम यहाँ पर कशाबी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक जो है एक चाबुक रुमा होती है, यानी एक जो है लंबे पूँछ की जैसा होता है, ठीक है, जिसकी अंश और लंबाई समांतर जल के आगे की ओर धकेलने में जो है काफ़ी कोशिश किया है। इसके बारे में हमने जो है पार्ट 2 में भी पढ़ा था और जाना भी था। अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लेना, और उसमें जो है इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था और समझा भी था कि कशाम्बी गति क्या होती है। तो फ्रेंड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मस्कुलर मूवमेंट इन एनिमल। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर द मस्कुलर मूवमेंट इन एनिमल। देयर फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। द हाउ देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट देयर मसल टिश्यू इन lesson 5. You have already learned to the lesson 5 here. Go back to the lesson and receive the structure of striated muscle fiber. Saturated muscles are also called the skeletal muscle, as they are attached to the bone are responsible for the movement of the limb. There is the already go back and learn to the lessons. There is the fifth. Is already learned to the structure of muscle. They are attached to the bone are they responsible for the movement of limbs. Friends, so there is structure of it is a skeletal muscle. There is outer skeleton of their one skeletal muscle, and their one bond is the man's muscles fiber is a parallel inside the cell as a one myofibrous on the fiber. In shown this diagram is the most important skeletal structure is there. Here is the striated muscle fiber. There is a packet into the bundle enclosed in the tough connected tissue. There is a show the picture. There is a already tough connected tissue. There is a bundle are grouped to form a muscles. Every skeletal muscle is there also enclosed in the thin connected tissue. Is shown in the above figure. There is a already show. The end of the muscle connected to the bone. There through there another kind of connected tissue. Is called tendon. Tendon is the most modern short tendon joint a bone to the muscle. The tendon has a joint a muscle to be to the bone to the muscle is the most important work is the tendon for here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक आ गया है कि प्राणियों में पेशी गति किस प्रकार होती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हमसे रिलेटेड है। इसके विषय में हमने 5वें चैप्टर में भी पढ़ लिया है और जाना भी था कि जो हमारे पेशियाँ होती है किस प्रकार गतियाँ करती है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा है पेशी संरचना, यानी जो है मसल स्ट्रक्चर के बारे में जो है। देखिए दोस्तों इसमें मसल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जो है ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप
देखिएगा, समझिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तभी तो मैंने कहा था कि जो हम मैं चैप्टर डाल रहा हूँ उनको हर एक टॉपिक को देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई दूसरा जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भी है कि इंसान जब तक जो है एक चैन नहीं बनाएगा तब तक जो है आगे कामयाबी के रास्ता भी उसको नहीं दिखेगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम पिछला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर भी कहता है कि अधूरा नहीं छोड़ना है, हमें उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं। क्या पता आपके जरिए वो वीडियो उन तक पहुंच जाए और जो है उससे जो है ये कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इसीलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है चयन के रूप में आपको ये आग्रह करता है कि आप जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए इस लिंक को, जिससे कि दूसरे बच्चे तक भी ये पहुंच जाए, क्योंकि आपके लिंक के थ्रू क्या होगा, उनको मिलेगा और क्या पता उनको अच्छे से समझ में आ जाए। कहते हैं आप ये डिक्लेयर नहीं करोगे दोस्तों कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि ये गलत है ही नहीं सबसे पहली बात तो, क्योंकि आप एजुकेशन की कुछ अच्छी चीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हो। ठीक है, इससे क्या पता उस बच्चे को समझ आ जाए। देखिए, इसमें ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। कहते हैं अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हो, जिनको अच्छा लगेगा वो उसको लिंक को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे या लिंक को अपने रख लेंगे और उसको बार बार जो है इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो लीव कर जाएंगे। तो इसमें ज़बरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ आप कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती जो देखते सभी लोग हैं, लेकिन उसको कोई लोग अपना पाते हैं। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि देखेंगे आपके सभी लोग देखेंगे, लेकिन जिनको ये आवश्यकता रहेगी और जिनको ये ज़रूरत रहेगा वो ज़रूर उसको अपनाएंगे और उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी चैन बनने वाली बात होती है। आप उनको ट्रांसफ़र कीजिएगा, उनको अगर अच्छा लगा तो वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा के वो दूसरे पे जो है आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहते हैं अगर आप मेरा सहायता नहीं करोगे, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सहायता नहीं करोगे, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए कैसे अग्रसर रहेगा। इसलिए जो है आप भी कोशिश करो, हम भी करेंगे। मैंने आपको कहा है कि अगर बायोलॉजी सिलेबस ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, और अब जो है बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और जो है फिफ्थ सेमेस्टर के भी टॉपिक आने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ना, तो सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले हो। ठीक है, तभी आपको ये फ़ायदा उठा पाओगे, क्योंकि बीए के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे गए हैं उनके लिए भी वीडियो बनेगा, थर्ड में है उनके लिए भी, और जो फिफ्थ में है उनके लिए भी वीडियो अब बनाई जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहोगे। और प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी काम चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि त्रिपाण सेंटर जो है कितना मानने में आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप तभी ये हेल्पफुल रहेगा जब आप इसको जो है फॉरवर्ड करोगे, आगे इसको विस्तृत करोगे, दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में हेल्प करोगे। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो इस वीडियो से अभी अनभिज्ञ है। तो आप जो है इसका जरिया बन सकते हो, इसका चैन बन सकते हो। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो है मसल जो होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर ये ज्वाइंट नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि आपका बॉडी कार्य करेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके मसल जो होते हैं थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, तभी देखते हैं उनके घुटनों का दर्द, उनको कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है एक विस्तृत जो है एक मसल फाइबर कंकाल दिखाया गया है। ठीक है, कंकाल पेशी दिखाई गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि ये जो है बिल्कुल ही सख्त है एकदम। इसका मतलब है जो ये रिसर्च की गई थी वो जो है यंग पेशेंट के लेके की गई होगी, जिसमें ये मैं देखिए कितने सख्त से जो है टाइटली बॉन्डिंग है। और इसका जो है एक रेशे का एक फैब्रिक्स दिखाया गया है, उसमें भी फाइबर कितने जो है कसे कसे लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे शरीर को जो है मजबूती प्रदान करते हैं। इन्हीं फाइबर से जो है हमारा कंकाल यानी जो है मांसपेशियों का निर्माण होती है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। ठीक है, कहते हैं रेखी पेशी जो है बंडलों दबाव जो है पुलिकाओं के भीतर पैक होते हैं। ये पुलिकाओं के चारों तरफ जो है सख्त योजी ऊतक का आवरण होता है। जो पुलिकाएं पेशी में रुधिर जो है समृद्ध होती है, प्रत्येक पेशी के कंकाल भी चारों तरफ से वरीक योजी ऊतक से घिरा हुआ होता है। अभी आप देखोगे डायग्राम में छोटे छोटे जो लास्ट में दिखाए गए हैं, उसी को दोस्तों कहते हैं बरीक संयोजी ऊतक, जो कि ज्वाइंट रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण करता है। अपने सिरे पर जो है पेशी अस्तु के एक अन्य प्रकार के संयुक्त ऊतक द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कंडरा कहते हैं। कंडरा जो होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रहता है। ठीक है, इस कंडरा का एक स्थायी जिसको हम जो है कंडरा कॉन्डेन कहते हैं। इस प्रकार कंडरा एक अस्थि और एक पेशी को जोड़ने में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। The next topic is myofilaments.
Friend, here is the myofilaments is there is a muscle cells also called to muscle fiber. The myofilaments is also called to the muscle fiber because of its a long shape. It's a multicellulated nucleated and the content to myofabrics made of the myofilaments. The myofilaments are the protein which are two types. First is thin filaments made of myosin protein, and there are thin filaments made of adenine protein. There is the myosin and actin proteins are contraries. Protein is responsible for the muscular contraction. The function unit of the myofabric is called to scromia. It lies between two successive dense linear structure is called Z-line. The thin filaments also contain two other proteins, the tryptomycins and tryponins. The tryponins is the switch with the presence of calcium ion and control to muscle contractions. And so the figure below to understand the structure of myofilaments. The here show the myofilaments of the myosin muscle. There is a two peptide coil as the bonded in the supercoil, and the B is the myosin myofilament. There is the bundle like shaped. Here the C is the adenine myofilament. There is a muscular structure of things, and things the myofilaments are skeletal muscle. There is a digital diagram for here. The A is there is a myosin molecules with the coil expanded in the format to the global head, and B is the thin myofilament is composed of the bundle of myosin molecules with their global head extended to the outward. And the things myofilaments consist of double strand and in the surrounding by the two tryptomycin strand. And the A is the global proteins complex trypsin occur is the air pair of axin. There is a very helical structure on here. दोस्तों यहाँ पर जो है पेशी तंतु यानी जो है मायोफिलामेंट दिखाया गया है। कहते हैं ये कि पेशी कोशिका अपनी लंबी आकृति के कारण, जैसे हम पेशी रेशे भी कहते हैं, जो है बहुकेंद्रिक युक्त होती है, यानी बहुकेंद्रिक युक्त होने के कारण जो है काफ़ी विस्तृत भी रहती है। कहते हैं इसमें अनेक पेशी रेशे होते हैं। अगर आप मसल फाइबर का अध्ययन करोगे ना बहुत ही मैक्रो, तो आप देखोगे कि बहुत से जो है छोटे छोटे पतले पतले रेशों की वजह से जो है एक बंडल के रूप में ये आपके समझ पेश होती है, जो पेशी तंतुओं के बने होते हैं। कहते हैं पेशी तंतु जो होती है प्रोटीन से बनी होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये जो होती है पेशी तंतु जो होते हैं मायोफिलामेंट जो होती है, ठीक है, जिसको हम मायोफिलामेंट कहते हैं, ये जो है मायोसिन प्रोटीन के बने मोटो तंतु के बने होते हैं। और कहते हैं ये जो होते हैं एक्टिक्स प्रोटीन से बने पतले तंतु होते हैं। कहते हैं मायोसिलिन और एक्टिक्स प्रोटीन दोनों जो होते हैं संकुचनशील होते हैं, मतलब उनके कारण जो है पेशी संकुचन संभव होती है, यानी ये जो है मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, तो इन्हीं के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये बात शायद आपको पहले पता न हो। कहते हैं यहाँ पर पेशी तंतु जो है क्रियात्मक इकाइयों को जो है साइक्रोमियम्स कहते हैं, और ये साइक्रोमियम दो सदन क्रमिक रेखिक संरचनाओं के बीच स्थित होता है, जिन्हें हम जेड रेखाएं कहते हैं, यानी इसको हम जेड रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं यहाँ परिघ रेशे में दो अन्य प्रोटीन होते हैं जिसको हम ट्रैपोमायोसिन कहते हैं। ट्रैपोमाइसिन और जो है ट्रैपोनिन, ये दो जो है मुख्य प्रोटीन इस परिघ रेशे में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें ट्रैपोमाइसिन एक स्विच के रूप में कार्य करता है जो कैल्शियम आयनों को जो मौजूदगी में पेशी जो है संकुलन का नियंत्रण भी करता है। यहाँ पर आपके समझ एक डायग्राम दिखाया गया है। अगर आप इसके नीचे साइड से देखोगे तो ये जो है एक एक्टिव तंतु जो है एक्टिन पेशी तंतु नीचे सबसे दिखाया गया है, जो कि सी पार्ट है। इसमें आप देखोगे कि एरिकट अणु पाया जाता है, ट्रैपोमायोसिन पाया जाता है और ट्रैपोनिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जब इसको आप हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखोगे तो ये सेकंड में जाएगा, यानी बी पार्ट में जाएगा, जिसको हम मायोसिन पेशियां तंतु कहते हैं। ठीक है, मायोसिन तंतु जो होती है कुछ जो होती है मायोसिन अणु के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर देखा जाए तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हो। ए में जो दिखाया गया सुपरवाइजर्स में लपेटे दो पेप्टाइड कॉइल जो है कुंडलित रूप में है। उसके बाद यह मायोसिन अणु जो होती है इसी रूप में जो है आपस में जो है रस्सी की तरह बंधी हुई होती है, यानी इस तरह जो है आपके मांसपेशियों का जो है निर्माण हुआ है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखता है और बहुत ज़रूरी भी यहाँ बनता है। The our next topic is the sliding
models of muscle contraction. It's the most important sliding filament theory. Here, the saturated muscle contraction is explained by the sliding filament theory. This theory can be explained through their flowing step. There is a friend is the most important theory, sliding filament theory, and there is a first point is there things there are thick and the thin filaments mycins and the action of the linked by the Crossow bridge. There are typosinins and typomycin. And second is this Crossow bridge on the contractions pull the thin filament back over thick filament. As a third is as a result the thin filament slide over the thin filament. A calcium and ATP are the required for the attaching and release the typosin. There is a fourth is because of the sliding action is a jet lines come to closer and there are sarcomeres is a shorten. They are shown in this figure. And fifth point is all the sarcomere is a shortened together to the enter of muscle contracts. And sixth is the muscle is relaxed when the Crossow bridge relax and the sarcomeres reason to origin of position. Friends, here show the sliding myofilaments model. They showing the how thick and their myofilaments interact during to the contraction. The A diagram is a muscle relax and B is the muscle contracted. There is a clear show in this diagram. The A is the thin myofilament here and thin myofilament is attached is a jet lines and their other side with jet line. There is a second is a muscle contracted is a very clarity there is attached to the each other. The next is a stimulation of the muscle contraction. The muscle connect to the control on their over unless stimulated by the nerve. There is the control by the over nerves and their nerve is a branch on the muscles and their area of muscle fiber is called to the myoneural. Myoneural, there is junction of myo means the muscle, neuro means nerve. There is a myoneural is the most important is the stimulate of nerve cells and there is oven. And the summary of event of muscle contraction here, the first impulse is the nerve ending of muscle fiber and there is goes back to the muscle fiber stimulate. The muscle fibers are stimulated go where the calcium positive release from to the muscle fiber mean calcium double plus and there is a binding side of action filament release and the other side is the ATP release of energy as a coriobarys as a flex and react to the new side. There is the most important here and suddenly go based to the extent the mycin slides over each other and muscle series shorten and as a result the muscle contract. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है पेशी संकुलन एवं स्लाइडिंग मॉडल। देखिए स्लाइडिंग मॉडल जो है कई एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। कहते हैं पेशी संकुचन। संकुचन का मतलब होता है दोस्तों आपको पता है कि इसकी जो मोशन है मोमेंट है कैसी होती है और इसमें स्लाइडिंग मॉडल क्या कहता है। कहते हैं रेखीय पेशी संकुलन की व्याख्या करती है। इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के आधार पर भी किया जा सकता है। इस सिद्धांत की व्याख्या कुछ चरणों में की जा सकती है जैसे यहाँ पर 6 चरण दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रखता है। सबसे पहला तो यही कहता है कि मोटे और पतले तंतु यानी जो है थिन और जो है पतले होते हैं थोड़ा सा मोटे होते हैं थिन और थिंस जो होते हैं तंतु होते हैं वो मायोसिन और जो है एक्टिन्स ट्रोपोनिन और जो है ट्रोपोमाइनिन से बने क्रमश तंतुओं से ये जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये जो होते हैं यानी जो है ये मोटे और पतले तंतु जो होते हैं मायोसिन और एक्टिन्स और ट्रोपोनिन्स और ट्रोपोनिन से बने क्रॉस तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। दूसरी बात यही कहता है कि जो मोटे रेशे पर लगे ये क्रॉस सेतु संकुलित होने पर पतले रेशे को मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पतले रेशे को जो है मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है यानी पतले जो है मोटे के लिए कवर की काम करेगा। और इसी सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि ट्रोपिन से जुड़ने और मोचन के लिए यानी जाने के लिए कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। यानी इसको ट्रोपोमिन से जुड़ने के लिए दोस्तों किसकी ज़रूरत होती है कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता होती है। किस में स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके बाद जो है यहाँ पर चौथी बात यही आती है कि
कि खिसकने की इस प्रक्रिया के कारण ही जेड रेखाएं परस्पर नजदीक आ जाती है। यानी जेड रेखाएं जो होती है दोस्तों, ये खिसकने के कारण जो है काफ़ी नज़दीक आ जाती है और ये जो होती है सैक्रोमियर छोटा हो जाता है। जो सैक्रोमियर होते हैं वो छोटा हो जाता है, जिसको हम चित्र में भी देखेंगे। और पांचवी बात यही कहता है कि सभी सैक्रोमियर एक साथ छोटे हो जाते हैं। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि सारे सैक्रोमियर जो होते हैं एक साथ ही छोटा हो जाता है। अंततः पेशी की संकुचित हो जाती है, यानी पेशी जो होती है संकुचित हो जाती है। ठीक है, छवीं बात जो है यही बताता है कि क्रॉस सेतुओं के जो है शिथिल होने पर पेशी भी स्थिर हो जाती है। यानी क्रॉस सेतुओं जो स्थिर हो जाती है तो इसका पेशी जो होते हैं वो भी स्थिर हो जाती है और ये जो है सैक्रोमियर अपनी यथापूर्व स्थिति में फिर से आ जाती है। तो इस तरह से जो है ये मॉडल जो है यहाँ पर कार्य करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्लाइड जो तंतु मॉडल जिनमें दर्शाया गया है कि संकुचन के दौरान किस प्रकार पतले और मोटे पेशी तंतु परस्पर क्रिया करते हैं और ए स्थिर पेशी और बी स्थिर जो संकुचित पेशी है। अब देखिए यहाँ पर ए जो है आप देखोगे कि ए में जो है काफ़ी ए के जहाँ पर जेड रेखा लिखी हुई है वहाँ पर दोनों साइड देखोगे तो काफ़ी गैप है, गैप दिख रहा है। तो ये पतले पेशी तंतु होते हैं और ये जो है बीच वाले जो होते हैं मोटे पेशी तंतु होते हैं। लेकिन जब इनमें अट्रैक्शन होती है तो देखिए बी पार्ट में क्या हुआ है कि जो ये गैप थी वो गैप बढ़ गई है। ठीक है, तो स्थिर पेशी में जो होती है गैप होती है और संकुचित पेशी जो होती है काफ़ी अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये मॉडल जो दोस्तों था बहुत काफ़ी विस्तृत था और इसको कई साइंटिस्टों ने जो है इसको प्रूवनेस भी दिया था और इसका काफ़ी सम्मान भी हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्रियाएं क्या होती है, देखिए पेशी संकुचन के लिए उद्दीपन कैसे होता है, यानी ये मॉडल में जो है किस प्रकार कार्य करता है, तो वो भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने डायग्राम के हिसाब से समझ लिया है, आप इसको लिखित रूप में थ्योरी के रूप में जानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं पेशी स्वयं अपने आप में संकुचित नहीं होती है, या आप कहते खुद ही नहीं होती है, वह तभी संकुचित होती है जब उन्हें किसी तंत्रिका से उद्दीपन प्राप्त हो, यानी उसको मैसेज प्राप्त हो। जब तक मैसेज नहीं मिलेगा वो संकुचित नहीं होती है। कहते हैं तंत्रिका किसी पेशी पर पहुंचकर शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कई शाखाओं में जो है ये बढ़ जाती है और पेशी रेशों का यह क्षेत्र पेशी तंत्रिका यानी जंक्शन मायो न्यूरॉन जंक्शन कहलाता है, यानी पेशी तंत्रिका जंक्शन कहलाता है। इसे हम मायो न्यूरॉन्स जंक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मायो का मतलब होता है पेशी और न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कहलाता है, जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक आरेखित चित्र भी दर्शाया गया है, आरेखित दिखाया गया है कि पेशी संकुचन की घटनाओं का संक्षेप यहाँ वर्णन है। देखिए सबसे पहला घटना तो यही होती है कि पेशी के तंत्रिका सिरे का उद्दीपन होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आता है। फिर ये कहाँ चला जाता है, पेशी रेशे को उद्दीपित हो जाती है उस समय, और ये क्या करता है पेशी रेशे से कैल्शियम डबल की मोचन कर देता है, यानी जो है पॉजिटिव कर देता है, डबल प्लस कर देता है। और उसके पश्चात क्या होती है मोचन एक्टिन तंतुओं को बंधन स्थल हो जाते हैं और यहीं पे क्या होता है एटीपी से ऊर्जा का मोचन हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है एटीपी से ऊर्जा इसको प्राप्त होती है और क्रॉस तंतुओं के संकुचन और नए स्थलों से जुड़ना जाना यहीं पे संभव होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये चला जाता है एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के ऊपर खिसका देती है और पेशी कोशिकाओं का संकुचन होना इसी पे संभव करता है। और फलस्वरूप क्या कहते हैं कि पेशी का संकुचलन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो ये जो मॉडल थी दोस्तों बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण थी। इस मॉडल को हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत या पेशी संकुचन का जो है स्लाइडिंग मॉडल। तो आप किसी भी विधि से जो है इस मॉडल को याद कर सकते हो और एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो our next topic is energy for muscle contraction. There is a energy for a muscle contraction is a important here. The biological energy is ATP is a adenine triphosphate required for the muscle contraction. The muscle also has a reserve of the high energy phosphates called to the creatine phosphate, which can be converted to the ATP. There is a friend is a biological energy. Okay, there is a muscle contraction ATP, and here the ATP means to a full form of adenosine triphosphate. There is a muscle contraction in depend of there and reserve a high energy phosphate is called to the is a creatine phosphate. Creatine phosphate as the which can be converted to the ATP. Here is the next topic is the skeletal system. Friend is the most important for human body. There is a skeleton system. There are first type, the types of skeleton.
The skeleton support the body, give to the rigid to the body, and provide to the surface for attachment of muscles, and protect the soft internal organ like a brain, heart, and lung, and etc. That is the most important for the skeleton system in a human body because they are safe for the brain, heart, lungs, and all over the body organ. In the vertebral skeleton is made of bone is cartilages about which you have a study in the lesson tissue. It is localized inside the body and hence come to the endoskeleton. Another great skeleton is the exoskeleton in form of hard cavernous cells is the mucus and the covering to the chitin and carbohydrate, insect and other arthropoda. Many invertebrates such as the earthworm use there is a muscle which are not be attached to any radius skeleton element. There is the earthworm is not attached any skeleton element for the earthworm. There is a important feature for the earthworm by their contact against fluid in their body cavity is a columnix. Column means body cavity. A fluid within the limited space act as skeleton for a muscle movement and his harness to term a hydrostatic skeleton. That is the most important for the human body of skeleton system. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया आपने संकुलन जो थ्योरी है मॉडल तो आपने देखा और समझा है। कहते हैं पेशी संकुलन की जो थ्योरी है कुछ बात पर जो है पेशी संकुलन के लिए सिद्धांत पे निर्धारित होती है, यानी पेशी संकुलन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको पता है किसी तरह की बॉडी में अगर मूवमेंट होती है, किसी तरह की रिएक्शन होती है तो इसमें ऊर्जा जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। कहते हैं पेशी संकुलन के लिए जैविक ऊर्जा अर्थात एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है और पेशी में ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा फास्फेट जिसे हम क्रिएटिन फास्फेट कहते हैं कि भंडार होती है। आपको पता ही है कि हमारे पेशी में ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा के लिए फास्फेट्स के जिसे हम क्रिएटिन फास्फेट कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में भंडारित होती है, यानी हमारे शरीर जो है इसको अब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कहते हैं जो एटीपी में परिवर्तन हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड्स कर देता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण जो है हमारा टॉपिक आया है कंकाल तंत्र। कंकाल तो आपको पता ही है स्केलेटन हमारे बॉडी में हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम स्केलेटन नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी जो है बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रहेगा, यानी हम स्केलेटन की वजह से ही इतने लंबे दिखते हैं। अगर हड्डियां ना हो तो हमारे शरीर में क्या होगा ये आप स्वयं भली बात ही समझ सकते हो। कंकाल हमारे शरीर के जो है लंबत एवं स्थिरता प्रदान करती है, तभी तो जो है हमारा बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। पेशी के संलग्न के लिए स्थान प्रदान करता है और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े शरीर के कोमल और आंतरिक अंगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कई मानने में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारा जो है यहाँ पर आगे की जो हड्डियाँ होती है, रिब्स होती है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बैकबोन आपको पता ही है, इसमें न जाने कितने तरह के हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बोन जो होते हैं हमेशा तरपत्ते रहते हैं। क्या देखो सारे प्राणियों में जो है कंकाल अस्थि और उपास्थि बना होता है। आपने देखा होगा कई जीव जंतु जो होते हैं कंकाली अस्थि या उपास्थि का बना, उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेजेस के बने होते हैं। आप सोचिए कार्टिलेजेस होती क्या है। कार्टिलेज जैसे आपका जो है ईयर है, कान है, वो कार्टिलेज के ही बने होते हैं। तो इसे समझ सकते हो कार्टिलेज किसे कहा गया है। तो बहुत से जीव जो है कार्टिलेज के ही बने हुए होते हैं, जिनके बारे में आप उत्तक विषय में दिए गए पाठ में जो है पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, जिसमें उत्तक में हमने किया था। उसमें हमने बहुत विस्तार से जो है उपास्थि के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि हर चीज़ जो है एक दूसरे से अटैच है। अगर आप एक को मिस करोगे फिर दूसरे को आप अपना नहीं सकोगे। तो यही बात यहाँ पर भी त्रिपाण स्टडी सेंटर रखता है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, अगर आप दूसरे बच्चों को जुड़ने में जो है सहयोग देते हो, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सहायता करते हो, तो ये काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये तब होगा जब आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर, जब आप दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाओगे। क्योंकि मैं ये कंप्लेन नहीं चाहता कि बच्चे ये कहे कि मुझे तो आपके बारे में पता ही नहीं था, ये लिंक के बारे में पता ही नहीं था, ये वीडियो के बारे में पता ही नहीं था। क्योंकि मुझे पता है कि देखिए अब कोई भी रिसर्च करता है तो कहते हैं बड़े बड़े जो हैं इंस्टीट्यूट उनके ही सबसे पहले आते हैं। ठीक है, और वो अपने ही तरीके से समझाते हैं। कहते हैं किसका आपको समझ में आ जाए आपको भी पता नहीं होता है, क्योंकि सबको पढ़ाने का जो ढंग होता है, अंदाज होता है,
अलग होता है और उसी प्रकार से वो पढ़ा भी रहे होते हैं। मेरा भी जो है हमेशा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे समझ में रहता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, कहते हैं जो बच्चों को जो समझ के पढ़ा सकता है, जो नॉलेज के साथ पढ़ाता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बात आप सब पे भी लागू होता है, लेकिन त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए तभी हेल्पफुल बनेगा जब आप भी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को पहुंचाने में, हर एक बच्चे के पास पहुंचाने में हेल्प करोगे। और वो तब होगा जब आप व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओगे और इसको आगे बढ़ाने में जो है हेल्प करोगे। तब जाके आपको तो पता ही है कि आने वाला समय में जो है आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी और मैथमेटिक्स का भी यहाँ पर जो है सिलेबस देखने को मिलेगा और कार्य मिलेगा। तो ये सब तब होगा जब त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा। आपको पता है, अगर आप 10th क्लास के देख ले, 9th क्लास के देख लिया, त्रिपाण स्टडी सेंटर का समझाने का तरीका एक अलग है, एक विस्तृत है, एक डिफरेंट टाइप करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे बच्चों को समझ में आ जाता है। तो ये तब होगा जब आप इसको जो है शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर कीजिएगा, तभी जो है आपको कोई भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है सही समय पे मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, कई क्लासों के लिए कर रहा है, बीए के लिए कर रहा है, एमए के जो होता है ऑन डिमांड के लिए कर रहे हैं। तो इतना विस्तृत है, तो इसको सब्सक्राइब अगर नहीं कीजिएगा तो शायद कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो है प्रत्येक चीज़ों का अपना एक महत्व है, जो कि एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं। तो हम कंकाल के विषय में यहाँ पर जो बात कर रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट बात था कि कंकाल जो है, देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो है स्थिरता प्रदान करती है और कहते हैं स्थान प्रदान करती है, और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े शरीर के कोमल और आंतरिक अंगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे लिए शरीर देखिए कितना महत्वपूर्ण है और इसमें हड्डी जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको पता है जहाँ बोन मैरो होता है, यानी आपका जो पीछे साइड जो होता है आपका अस्थि मज्जा होती है, उसमें जो आप देखोगे तो नर्व सिस्टम जो होती है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर जो होती है उस पार्ट से गुजर जाती है, यानी बैक बोन जो होती है वहाँ से गुजर रखी होती है। तो कहते हैं ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे शरीर के जो है संचलन इसी से होते हैं। तो इसको देखिए कितने कवर करके बनाया गया है कि आपको अगर चोट भी लगे तो उस पर किसी प्रकार के इफेक्ट ना पड़े। तो यही कहते हैं ना कि हमारा शरीर जो है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये हड्डियाँ बनी हुई है वो कई सेफ्टी फीचर के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए हमारा जो है आगे जो है फेफड़े, लंग्स जो होते हैं कितने जो है पिंजरों में सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी को मारता है तो हमारा जो है लंग जो बहुत ही कोमल है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार जो है मस्तिष्क हो, चाहे हृदय हो या फेफड़े हो, सारे के सारे कोमल पार्ट होते हैं जो आंतरिक अंगों के लिए सुरक्षा प्रदान हमारा जो है कंकाल ही करता है। कहते हैं कृषि प्राणियों में कंकाल अस्थि और अपस्थि दोनों ही रूप में देखिए सम्मिलित होती है, ठीक है। और कहते हैं इसके जो है क्योंकि सारे के सारे जो है एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कंकाल शरीर के भीतर होता है इसलिए इसे हम अंतः कंकाल भी कह सकते हैं, यानी कंकाल हमारे बॉडी के अंदर स्थित होता है, इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसको अंततः कंकाल भी कह सकते हो। एक अन्य प्रकार के जो है कठोर कंकाल जिसे बाह्य कंकाल भी कहा जाता है, जो मोलस्का प्राणियों में सख्त और कैल्शियम कवच के रूप में पाया जाता है। आपने देखा कि मोलस्का के जितने भी जीव हैं उनके ऊपरी परत जो होता है बहुत कठोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने केचुआ को देखा होगा, कछुआ जो होता है ना उसका ऊपर जो खोल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चाहे आप घेंघे को देख लो, ठीक है, चाहे सारे जीव जो होते हैं कठोर होते हैं, यानी जितने भी मोलस्का में आते हैं काफ़ी जो है उनके शरीर के ऊपर जो आवरण होता है वो काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। तो कहते हैं वो उसको बाहरी से सुरक्षा करता है और हमारे बॉडी जो है अंदर से जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबका अपना अपना कार्य है, लेकिन कार्य सिर्फ इतना सा ही है कि हमारे बॉडी को जो है, हमारे मसल्स को है किसी प्रकार के नुकसान न पहुँचे, ये कार्य के लिए सदैव अग्रसर रहता है। कहते हैं मोलस्का के अतिरिक्त कीटों और अन्य सपादियों में काइटिन यानी कार्बोहाइड्रेट से बने आवरण के रूप में भी बाहरी कंकाल होता है। यानी आप जो जैसे कि आप कीट पतंग में भी देख लोगे ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बने जो है आवरण भी आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं अनेक अरुष प्राणी जैसे केचुआ अपनी पेशी को भी किसी कठोर कंकाल तत्व संलग्न नहीं होती है, लेकिन आपने देखा हुआ केचुआ में किसी प्रकार के कंकाल नहीं होता है। तो ये इसको बड़ी अजीब सी बात लगता है कि कंकाल नहीं होता है, और कंकाल न होने की वजह से ही ये आगे मूवमेंट करने में इसको हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है। कहते हैं केचुआ जो होती है अपनी देह गुहा के भीतर भरे तरल से सटक संकुचन करते हैं। केचुआ के शरीर में जो है सीमित स्थान को भीतर जो है सिलोम यानी देह गुहा कहते हैं, यानी कॉलिनम कहते हैं, सिलोम
सिलोम कहते हैं और यह तरल पेशी को गति करने के लिए एक कंकाल का काम करता है। मतलब आप समझ सकते हो कि केचुआ जो होता है उसमें किसी तरह का ना कोई लेग होते हैं ना किसी तरह का जो है बोन होते हैं, तो वो जो होते हैं संकुलन विधि के द्वारा आगे बढ़ते हैं, यानी सिकुड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है ये मूवमेंट करने के लिए सक्षम होते हैं। कहते हैं गति करने के लिए कंकाल का काम बहुत भली भांति ये करता है, इसलिए इसको हम जल स्थैतिक कंकाल कहते हैं, यानी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया जो केचुए में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के नाम से ये जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखते हैं। The one next topic is the human skeleton. It's the most important skeleton here. The human skeleton is divided into the following part. Show the trees graph here. So here is the human skeleton. Trees diagram. There is the most important for here. There is the human skeleton divided by the two types: axial skeleton and appendicular skeleton. But axial skeleton is divided by the further skull and jaws, and there are vertebra and the column. Vertebra column. There are two types: the skull and jaws and vertebra columns. And other side is a appendicular skeleton here, gradulus and the limbs. There is also is a further divided by the two types. Gradulus is the pectorals and pelvis. There is a limbs is their arms and leg. There is a human skeleton is a long division for their appendicular skeleton here. Friend, here show the figure of given below, and the locality the ribs case of the skull and the gradulus of the hair. There is a skeleton of human skeleton. Here the most important show the human skeleton, and there it is their all part of show in this skeleton. The one next topic is muscular and skeleton disorder. Friend, is the most important for the muscular and skeleton disorder here. You have all seen some people who are the wheelchairs born. They are unable to move on their own. You have just learned that a muscle contract only when to stimulate by the nerves. If you nerve is the supply to the muscle get a serve to the muscle gradually is a beacon on the fields. There are all maybe other limbs because the calcium deficiency or deficiency of vitamin D3, which is responsible for the calcium absorptions. And the injury to the limbs or gradulus bone also hamper locomotion. But there is apart some muscular and the skeleton disorder as a heredity. There are myasthenias graves and the muscular dystrophils and arthritis and the rheumatoid arthritis maybe are not be heredity. The osteoporosis and the goiter are due to the nutritional deficiency and there are metabolic errors. Let's learn to the little about them. Is the mesothemia is the gravel. This is because of a genes of X chromosome and so is a heredity. Their muscles slowly waste away and their passion to gradually become immobile and it is the last stage even to the jobs muscle do not work and patient in unable to eat. And the muscular dystrophy is the autosomal dominant disorder. In the heredity is a disorder is a muscle waste away and the person become enables. There are arthritis and rheumatoid arthritis. There is a disorder is a bone, especially joint. There is a contact is the joint point and the rheumatoid arthritis, which is the capital disease. Hand and feet become a corrugate. They are due to inflammation in a joint. And other is a osteoporosis is there a softness of the bone due to the calcium deficiency. You know there that is a calcium support is a depending on the ability of vitamin D. So it is important to expose on self to be a sun every day for the at least half an hour. And you have already learned that sunlight help to generate of vitamin D. And the human post or menopause as there is reported to the osteoporosis is estrogens and female hormone applies to the calcium and sends it is a bone. In the absence of estrogens, the bone tend to cracks and the break. There is a gout. Gout is there is a result of the painfully inflammation of joint due to the elevated level of uric acid in a blood. Uric acid is a product of a protein metabolism and gout can be cured.
दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है मानव कंकाल। देखिए नीचे हमारे पास जो एक वृक्ष डायग्राम दिया गया है, यानी एक चार्ट की तरफ दर्शाया गया है, आलेख बनाया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मानव कंकाल के विषय में चर्चा की गई है। अब देखिए आपके समक्ष जो है यही आ गया। कहते हैं कि मानव कंकाल जो है दो तरीक़ों से डिवाइडेड होता है, एक हो अक्षीम कंकाल और दूसरा होता है उपांगिक कंकाल। ठीक है, देखिए नाम का हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है, इसलिए आप इंग्लिश में भी अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, अक्षीम कंकाल और जो होता है उपांगी कंकाल। और अक्षीम कंकाल जो होती है दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, यानी क्रोटी और जबरे। और दूसरा जो होता है कैरुक दंड, यानी दो पार्टों में अक्षी कंकाल यहाँ डिवाइड हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उपांगी कंकाल जो होती है दो मुख्य रूपों में बदलती है, वो होता है मुख्यलाए और दूसरा होता है पाद। बट यहाँ पर जो मुख्यलाए जो होती है दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम अंश मेखालिक कहते हैं और श्रेणी मेखला कहते हैं। लेकिन पाद जो होती है भुजाएं और पैर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये पाद बिंदु से दिखाया जाता है। जैसे आपको पता है कि पाद गुट जो होती है अमीबा में होती है, फिर इसी प्रकार जो है भुजाएं या पैरों में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आलेख जो होती है मानव कंकाल की जो होती है बहुत काफ़ी विस्तृत है, और यही जो है हमारे अस्थियों को जो है डिवाइड करने के लिए उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर कहा जाए, अगर देखा जाए इस बात पे, तो नीचे एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें पिंजर और मेखला के स्थान पर निर्धारित किया गया है। कंकाल के आरेख चित्र बनाए गए हैं, केवल बाहरी रूपरेखा और विभिन्न भागों का नामांकित भी कीजिए। बताइए वो कौन से आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इन अंगों को प्रशासनिक कंकाल भी के समान लिखिए। देखिए दोस्तों एक कंकाल ही आपके समक्ष है, इसमें आपने दिमाग लगाना है ये कौन सा क्या है और इसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा जो होगा मैं भी आपको हेल्प करूंगा इसमें, कि इसको डायग्राम को जो है आपको नाम के साथ भी रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो आप देखिएगा कि इसमें जो है सिंपली एक कंकाल दिख रहा है, जो कि कितना विशिष्ट है। अगर हम अपने आप को इसमें देख रहे हैं तो देखिए कैसे हम लोग जो है कंकालों से बने हुए हैं, और कंकाल जो है हमारे शरीर को किस प्रकार जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिएगा कि इन्हीं के अंदर जो है कई तरह के जो है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट और विशिष्ट होता है। तो ये कहते हैं हमारे जो है सर से लेके जो है पैरों तक जो है कंकाल के हम लोग बने हुए हैं, जो कि काफ़ी हमारे जो है स्ट्रक्चर रूप में हमें प्रदान करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पेशी और कंकालीय विकार। देखिए पेशी और कंकालीय विकार मतलब यही होता है कि पेशी और कंकाल के होने वाली बीमारियां, तो बहुत सी बीमारियां हो जाती है। आपको पता है जब लोग वृद्ध होते हैं तो उनको हड्डियों में कई तरह के प्रॉब्लम रहता है। सबसे अधिक तो लोग परेशान होते हैं, वो घुटने के दर्द से परेशान होते हैं, और यहाँ पर जो होता है सर्वेंट लिक्विड कम हो जाने की वजह से जो होता है उनको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। कहते तरह तरह की दवाइयाँ लगा के, तरह के इलाज करवा के जो है ये लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता है कि सर्वेंट लिक्विड की कमी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, या यहाँ पर जो है केमिकल जम जाती है, जिसकी वजह से वो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, या कट की आवाज़ आती है। तो इनका भी उपचार है, और ये सब जानने के लिए आपको जो है आने वाला वीडियो जो होगा उसमें इस पर हम चर्चा करेंगे क्या इसका कारण होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पैरों में जो है सक्षमता नहीं होती है। तो इसके लिए हम जो है अगले टॉपिक में, यानी अगला जो होगा हमारा चैप्टर, उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अगला वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर काम का है तो आप देख लीजिए, काम का नहीं है तो लीव कर जाइए। तो मुझे तो सिर्फ आप तक पहुँचाना है, ठीक है, और आपको जो है दूसरे तक पहुंचाना है। तो अगला ज़रूर देखिए कि जो हमने इसी के बारे में करना है, जो बुजुर्ग लोगों के लिए एक समस्या बन गई है, तो उस पर जो है हम उसका सलूशन भी करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो है इससे छुटकारा मिल सकता है जो बुजुर्गों में पैरों में होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा पेशी और कंकालीय विकार, तो बीमारियाँ के बारे में आपको पता ही जानना जरूरी है। आपने उन कुछ निस्सहाय व्यक्तियों को शायद देखा हो जो पहिए के द्वारा कुर्सियों की सहायता से चल फिर सकते हैं। कितना दुखदायक होता होगा ना, वे स्वयं अपने आप नहीं चल सकते हैं। अपने सभी जो शिखा की पेशियाँ उसी स्थिति में संकुचित होती है जब उन्हें तंत्रिका द्वारा उद्दीपित प्राप्त हो, यानी तंत्रिका द्वारा जो है उद्दीपन प्राप्त नहीं होता, मैसेज नहीं मिलती है। यदि किसी पेशी का तंत्रिका आपूर्ति छीन हो जाए तो पेशी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं, अर्थात जो है ये अपुष्ट हो जाएगी। तो ये तो पता ही है कि अगर धीरे धीरे पेशी कमज़ोर पड़ेगी तो छीन तो होना ही होना है, तो जनरल सी बात है। इसमें कहा जाता है कैल्शियम अथवा विटामिन D3 की कमी के कारण बड़ी उम्र वाले व्यक्तियों को लंगड़ा कर चलते हैं। आप जानते हैं कि विटामिन D जो है कैल्शियम अपक्षरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कहते हैं कैल्शियम यानी जो है हमारा विटामिन D। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन D और कैल्शियम।
ये तो आप भली भांति जानते हो। और विटामिन डी प्राप्त करने के लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और न ही अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ जो है धूप में मुश्किल से आधे या 1 घंटा खड़ा होना है, आपको ऑटोमेटिक जो है विटामिन डी बॉडी को मिल जाएगा और आपका स्ट्रॉन्ग जो होगा बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है कि आजकल के जीवन के जो दिनचर्या है वो बहुत ही बेकार है। आजकल बंदे जो क्या है कि गाड़ी से उतरते नहीं हैं कि डायरेक्ट ऑफिस में एंट्री करते हैं, उनको तो धूप तक भी नहीं लगता है, तो उनकी हड्डियां जो है कमज़ोर तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो जनरल सी बात है। आज जो है बंदे एसी में रहना पसंद कर रहे हैं और आपको शायद ये ना पता हो कि एसी जो होती है हमारे बोन को सॉफ्ट कर देती है, बिल्कुल ही कमज़ोर कर देती है, क्योंकि उसमें जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो है गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से आपको ठंडक वहाँ पर मिलती है। तो आप शायद पढ़े होंगे छोटे क्लासों में कि यहाँ पर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जिसकी वजह से जो है ओजोन परत की लेयर भी नष्ट हो गई है, मोतियाबिंद भी हो जाता है और कैंसर भी हो जाता है। ये जो होता है रेफ्रिजरेटर या आपके एसी में भरी जाती है। तो यही एसी में आप 24 घंटा बैठते हो, यही जो है आपके रेफ्रिजरेटर के वे वस्तु जो है उसमें से निकालते हो और खाते हो। वो यहाँ इवन कि आप वहाँ खाना बना के भी रख देते हो, तो वो देखिए कुछ ना कुछ तो असर डालेगा ही डालेगा आपके बॉडी पे। कहते हैं इतना भी तो नहीं कि आप पे असर ही ना डाले। अब देखिए आपने क्या किया है, कुदरत ये कह रहा है कि अभी गर्म का मौसम है और आप ठंडा कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो वो देखिए इसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा शायद आप नहीं जान रहे हो। इन्हीं कारणों से जो है बीमारी जो है अपना चरम सीमा पे पहुंच गया है। आने वाला समय में आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे बीमारी आएंगे जो लोगों के जीवन को जो है तहस नहस कर देगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राकृतिक ने पहले ही इसकी चेतावनी दे चुका है, ठीक, कोरोना वायरस के रूप में, और आने वाला समय में देखना इससे भी भयंकर बीमारी आने वाला है। कहते हैं ना, कभी भी हमें आंख बंद कर लेंगे तो हमारे जो मुसीबत है वो दूर नहीं हो सकती हैं। मुसीबत दूर करना है तो आप लोग अपना स्टाइल को चेंज कीजिए, जीवन के तरीक़ों को चेंज कीजिए, ठीक है। कहते हैं ना, गर्मी में अगर हम पंखा भी कर ले फिर भी अपना जिया जा सकता है, लेकिन अगर बीमारी कोई हो जाए, विकार पैदा हो जाए शरीर में, तो वो तो कहते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुखदायक होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पे आश्रित नहीं हो पाते हैं, फिर हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ जाता है, दूसरे की सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये विकारें तब उत्पन्न होती है जब आप अपने आप को आलसी में ले जाते हो, ठीक है। अब मान लीजिए एसी नहीं है तो क्या कूलर नहीं है? कूलर में भी तो जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमेनन्स के रिगार्डिंग कार्य करती है। लेकिन जो है एसी जो है वो हमारे विपरीत कार्य करती है, क्योंकि वो जो है रूम को ठंडा करती है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो 100% जो है बहुत ख़तरनाक होती है। अगर आपको इसके विषय में नहीं पता है तो आप रिसर्च करके भी देख सकते हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्या नुकसान होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता है, ठीक है। आजकल बड़े बड़े लोगों को तो ये प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलता ही है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी जो कहते हैं एसी से निकलते हैं, डायरेक्ट कार के एसी में बैठते हैं और डायरेक्ट ऑफिस के एसी में बैठ जाते हैं। तो इतने प्रक्रिया में वो धूप में कब गए ही नहीं। कहते हैं, देखिए दोस्तों, एक बात आप याद रखना, मैंने एक बात नोट किया है सच्चाई में और वास्तविकता में, जो व्यक्ति मजदूरी कर रहे हैं, जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, उनका पैर जो है बुढ़ापे तक भी साथ रहता है, साथ देता है। लेकिन जो व्यक्ति जो है अपने दिनचर्या कार्य नहीं कर रहे हैं ढंग से, उनका जो है उनको कभी घुटने की प्रॉब्लम, कभी कुछ की प्रॉब्लम, कभी कुछ की प्रॉब्लम है। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आप कुछ झुग्गी झोपड़ी के पास जाइए, वहाँ देखिए कि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग जो होंगे बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे होंगे, उनको किसी तरह के घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आज के समय में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, औरत तो कहते हैं घर से बाहर निकलना भी आप पसंद नहीं कर रही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, घर में ही आराम करना पसंद करते हैं। तो औरतों को भी आज का के समय में जो है घुटनों में दर्द बना रह रहा है, और पुरुषों का तो है ही है। तो इन चीज़ों को अगर आपको आजमाना और देखना है तो आप आसपास के क्षेत्रों में जाइए जहाँ मजदूरी काम करते हों। देखिएगा कि एक मजदूर जो होगा बिल्कुल बूढ़ा सा होगा और वो रिक्शा चला रहा होगा। आप देखिएगा कि कुछ बुजुर्ग होंगे और वो जो होगा मजदूरी के काम कर रहा होगा, ईंट चक रहा होगा या आपका रेत चक रहा होगा, तो उनके घुटनों में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो हर कार्य जो है सक्षम रूप से करते हैं। यानी उनको विटामिन डी जो है और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। कहते हैं किसी बात अथवा मेलेखे की हड्डियों में चोट लगने जाने पर भी संचलन में बाधा आ जाती है, लेकिन ये तो कहते हैं हम एक्सीडेंटली प्रॉब्लम, क्योंकि जब चोट लगती है तो 100% है कि आपके जो बॉडी में हड्डियों का कुछ न कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन
इन विकारों के अतिरिक्त कुछ पेशीय और कंकालीय विकार भी होते हैं, जिसे अनुवांशिक भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो कहते हैं हम खुद अपने जानबूझ के लिया हुआ बीमारी है, लेकिन कुछ बीमारी जो होते हैं हमें जन्मजात होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनुवांशिक बीमारियां जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जिसमें जैसे कि है होता है मायोथीनिया। मायोस्थीनिया जो होती है ग्रेविस, वो आ जाती है इसमें, और मस्कुलर जो है डिस्ट्रॉफी, ये भी आ जाता है इसी इसमें। उसके बाद है संधि शोथ, और उसके पश्चात है रूमेटाइड्स। रूमेटाइड जो होता है संधि शोथ के रूप में आता है, जो अनुवांशिक भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी रूमेटाइड संधि शोथ जो होती है दोस्तों, ये अनुवांशिक भी हो सकती है या नहीं भी। अस्थि सुव्यवस्था और गाउट पोषण की न्यूनता और उपचार त्रुटियों के कारण होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करें कि आखिर ये होती कैसी है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है यहाँ पर मायोथीनिया ग्रेविस, यानी मायोथेनिस ग्रेविस जो है गुणसूत्र पर एक जीन के कारण होता है। देखिए, गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम पर जो होता है एक जीन होता है, जिसके कारण ये होता है, इसलिए इसको अनुवांशिक भी कहते हैं। और इस रोग में जो है पेशी धीरे धीरे जो है अशुप्त यानी क्षीण होती चली जाती है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पैर जो होते हैं धीरे धीरे टेढ़ा होता चला जाता है। अगर नहीं है तो आसपास किसी को भी देख लेना, उनके चलने का स्टाइल ही अलग हो जाता है। तो ये सब इन्हीं के कारण होता है। रोगी चलने में लाचार होने लग जाता है, और अंतिम अवस्था में जबड़े की पेशियां भी काम करना बंद कर देता है, और रोगी खा पी भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि आप उसकी जो है बहुत ही प्रॉब्लम, यानी जीवन का अंत होने के समय जैसे आ जाता है। तभी तो कहते हैं जीवन को जब नेचर ने सब कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ कारण है यार, आपको समझने की ज़रूरत है। जब आपको पता है धूप बनाया गया है, सब कुछ हुआ है, तो कोई कारण है। पहले के समय में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, और उस समय के जो लोग थे 100 साल जीते थे, 150 साल जीते थे, और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाया करते थे। लेकिन आज भागा भाग की ज़िंदगी में हमने उन चीज़ों को नकार दिया है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद थे। अगला बीमारी है हमारा पेशीय दुष्पोषण। देखिए, पेशीय दुष्पोषण जो है ये मस्कुलर डिस्फार्टिस एक जो है अलिंगिक गुणसूत्र होती है जो प्रभावित विकार है, यानी अलिंग गुणसूत्री की वजह से जो है प्रभावित होती है। इसमें जो है अनुवांशिक विकार में पेशी क्षीण होती चली जाती है। जो पेशियां हैं दोस्तों वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं, और रोगी को चलने फिरने में जो है बहुत काफ़ी परेशानी आने लग जाता है। उसके बाद है संधि शोथ। संधि शोथ, या इसको हम जो है क्या कहते हैं, रोमोटाइड संधि शोथ भी कहते हैं, यानी रोमोटाइड संधि शोथ कहते हैं, जो अस्थियों को विशेष रूप से जोड़ों के विकार होते हैं, यानी जहाँ पर ज्वाइंट होती है उसका ये बीमारी है। इसमें जोड़ों के लगातार पीड़ा होती रहती है, जैसे बुजुर्गों में देखने को मिलता है। रोमोटाइड जो है संधि शोथ में जो व्यक्ति अपंग बना देने वाले रोग है, और हाथ पैर जोड़ों के सूज जाने के कारण जो है ये टेढ़े पड़ जाते हैं, यानी जो है हाथों में जो इन्फ्लेमेशन होती रहेगी, यानी ये सूज जाएगा, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक जो है गलत बीमारी है, जो खतरनाक ही कह सकती हूँ। उसके बाद है हमारा अस्थि सुशिरता। अस्थि सुशिरता में जो है कैल्शियम की न्यूनता के कारण हड्डियां जो है मुलायम पड़ जाती है। आप जानते हैं कि कैल्शियम का अवशोषण जो होता है विटामिन डी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अंततः ये जो है महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे धूप में बैठे रहें, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। कम से कम आधे घंटे तो आपको धूप में रहना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि तेज़ धूप में। आपको जो मॉर्निंग वाला धूप होता है ना, वो काफ़ी आपको फ़ायदा कर सकता है। अंततः महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को कम से कम रहना की ज़रूरत है, क्योंकि धूप में जो होता है विटामिन डी को उत्पन्न करने में सहायता होती है, और जो निवृत्ति के पश्चात अस्थि सुचिता के लिए प्रबल होती है। देखिए, ये जो है राजवृत्ति यानी जो है इनका पीरियड के समय पश्चात भी इनके अस्थि सुचिता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं एस्ट्रोजन नामक जो है मादा हार्मोन कैल्शियम को संग्रहित करता है और अस्थियों के लिए भेज देता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है उपलब्ध न होने पर जो है अस्थियाँ चटकने और टूटने लग जाती है, और ये तभी होती है ना जब एस्ट्रोजन उपलब्ध न हो, तो इसमें अस्थियाँ चटकने लगती है, टूटने लगती है, और ये क्लोरोफिल के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। उसके पश्चात अंतिम बीमारी इसमें यही होता है गाउट। गाउट में जो है रुधिर में यूरिक अम्ल के बढ़े हुए स्तर के कारण जोड़ों में जो है पीड़ाकारी सूजन हो जाती है। यूरिक जो है अम्ल जो है प्रोटीन अपचाय का एक उत्पाद है, जिसको हम गाउटर का उपचार संभव कहते हैं। आपने देखा होगा कि बंदे थायराइड के बहुत टेस्ट करवाते रहते हैं, और थायराइड नाम भी सुना होगा। तो थायराइड भी कुछ इसी प्रकार के टेस्ट होता है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, यानी यूरिक अम्ल कितनी मात्रा में है। तो थायराइड
जो टेस्ट है उससे तो आप अनभिज्ञ नहीं होगे। ये तो कहते हैं हर बंदे को नॉलेज होता है कि मुझे थायराइड टेस्ट करवाना है। तो इसी विषय पे जो है इसमें गाउट के कारण जो है यूरिक अम्ल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। The next topic is movement in plant. Friend, is most important topic. There is a movement in a plant. The plant are rooted in the soil, hence they are unable to the undertake of locomotion. But plants slow movement in the response to the external stimuli like a light, water, and gravity. Is called tropical movement. That is called to the tropic movement. When the plant part, such as the root or stem, the move to about to the source of stimulus, it is termed to the positively tropics, and example should move from to their growth to about to sunlight. It is a possibility of phototrophic. The root move away from a light. It is a negatively prototrophics and phototropics, and similarly there are movement in the response to stimulus which are given to the table below. They here show a table. There is a stimulus and term of response. There touch and contact here a thermotropism is a thermotropism for a touch and contact, and gravity is the gametropolism. Gravity is localized of their gametropolism. This is a term of the stimulus and the term of response, and water is a hydrodropism. This is the most important for here. Their touch and contact is the thermotropism, and gravity is a gametropolism, and water is hydrodropism. That is the most important. Topic moment is a tropic moment is the plant are fixed, but there is a part is a branch is a flower a move in the direction of stimulus. The tourism moment are due to difference in the water potentials in different part of plant. Example are given below. There are leaf close in the various plant is a Venus fly trap bent to the insect enter, and the misosa is a pudica is called to the Chui Mui is the Hindi is dropped when to the touched. Okay, the Chui Mui is the Hindi is dropped when to the touchings, and guard cells is the causing open and closing for stomata due to change in the torque pressure. That is the most important for here. And there is nestering moment. Nestering moment is the most important here. They are included to the content stimuli like a contact change in their daylight and temperature, etc. Unlike topping moment in the nestering moment in their plant part do not move in the direction of stimulus. Their flowers of protocolca is the blooms in the day, but then the light fall at the sunset. Their petals close in the response to darkness and the lower temperature. In other words, the direction of the movement of on the organs is a fixed, but the stimulus may be come from the any direction. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है कि पादपों में गतियाँ। अब देखिए आप सोच में पड़ गए होंगे कि पेड़ पौधे तो गति करते ही नहीं है, फिर यहाँ पर जो है त्रिपाणी सेंटर वाले जो है पादपों में गति क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि बेशकली पादप जो होते हैं धरती के साथ यानी प्लांट जो होते हैं धरती के साथ अटैच होते हैं, बट आपको पता है कि मैंने एक बात हमेशा कहता रहता हूँ कि हम में और पेड़ पौधों में कोई अंतर नहीं होता है। कई मायने में जो होती है बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है आपस में, ठीक है। आपस में जो है हर जीव जंतु लिंक्ड है। कहते हैं अगर इनकी एक अगर चीज़ों को आप डिस्टर्ब करोगे तो 100% है कि दूसरा जीव भी उससे प्रभावित होगा और उसका भी अस्तित्व जो है इस संसार से मिट जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम भी तो एनिमल्स में ही आते हैं, हम भी तो मेमल्स में ही आते हैं ना। तो अगर जीव जंतु को नष्ट किया, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया तो 100% है कि हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो कहते हैं नेचर का फिनोमेनन है जिसको आप दूर नहीं कर सकते और इसको आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, इसको आप आंख बंद भी नहीं कर सकते। कहते हैं आंख बंद करने लेने से जो है दुश्मन आपके दूर नहीं होंगे, ठीक है, वो आप पे अटैक करेंगे ही करेंगे। तो यही बात जो है आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर पादपों में गतियाँ होती है तो किस प्रकार होती है, क्या वो इंसानों जैसे ही होते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, मान लेना एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आप किसी प्लांट में जहर डाल देते हो तो देखना वो भी उसी प्रकार तड़पता है जिस प्रकार इंसान तड़प के मरता है। अगर आपको ये गलत लगता हो ना तो आप करके देखना, लेकिन आपके पास ऐसा कोई मशीन नहीं होगा। अगर हो सके अगर कोई मतलब डॉक्टर वाले व्यक्ति हैं कुछ भी है तो उनके पास जो होता है जो हार्ट रेट चेक करने वाले मशीन्स होते हैं वो तो होते ही होंगे ना, तो उसी में वो है प्लांट में लगा के देखना और उसमें जहर डाल के देखना,
100% जो है, जैसे इंसानों के धड़कन जो होता है वहाँ पर स्क्रीन पे चल रहा होता है ना, सेम प्लांट की भी धड़कन वैसे चल रहा होता है, और जैसे वो मरेगा वैसे ही आपको बीप दिखने लग जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सुचारू है, और मैंने तो क्या कहते हैं ना कि इसमें मैंने अंदाज़ा भी और सोचा भी और समझा भी है, तो ये कोई गलत एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं कहा ना, ये करके देख लेना कभी, ये 100% जो है रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि पेड़ पौधों में भी जान है, तभी वो ग्रो करते हैं, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पता ही है, ठीक है। और इसके विषय में मुझे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें क्या खासियत है। तो इंसानों में और प्लांट में देखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और दोनों में क्या खासियत है, तो देखोगे तो पता लगेगा कि पादपों में गतियाँ होती है, और कई मानने में जो है समानताएं पाई जाती है, क्योंकि पादपों में कुछ जड़ें जो है धंसी हुई रहती है, अंततः वो गति करने में असमर्थ होते हैं। फिर भी पादप बाहरी उद्दीपन जैसे प्रकाश, जल और गुरुत्व के प्रवृत्ति में गति करते हैं। ये अनुवर्ती गति कहलाती है, यानी इसको हम ट्रॉपिकल मोमेंट कहलाती है। यानी आप देखोगे कि कभी कभी जो पौधे होते हैं प्रकाश में गति करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करते हैं, यानी उनमें भी गति होती है। जब किसी पादप का अंग जैसे जड़ तथा तना उद्दीपन के स्रोत की जो और गति करता है तो धनात्मक अनुवर्ती गति कहलाता है, यानी पॉजिटिव मोमेंट ट्रॉपिक कहलाता है। और जैसे प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तो ये धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती कहलाता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अगर धरती के अंदर की तरफ ग्रोथ करता है तो ये क्या कहलाता है आपका, ये जो आपको कहलाएगा अनुवर्ती गति के में आएगा, यानी और जो ये धनात्मक जब होगा जब वो प्रकाश की तरफ जो है गति करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशमान गति, यानी प्रकाश को देख के गति करना। इसके विपरीत जड़ प्रकाश से दूर रहता है, अंत यह ऋणात्मक जो होती है प्रकाश अनुवर्ती दर्शाती है, यानी यहाँ पर जो होगा प्रकाश अनुवर्तन दिखाएगा। कौन दिखाएगा? जड़े जो होता है धरती के अंदर होता है, इसलिए इसमें ऋणात्मक गति होती है, इसलिए इसको नाम जो दिया गया है प्रकाश अनुवर्तन दिखाया बोला गया है। और जो ऊपर की तरफ होता है उसको धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती कहलाता है, यानी प्रकाश के लिए उद्दीपन करता है और प्रकाश की तरफ वह बढ़ता है। नीचे दी गई सारणी में जो है कुछ बातें दिखाई गई है जिसको आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर उद्दीपन यानी अनुक्रिया हेतु प्रधान नाम दिया गया है। देखिए सपा संबंधी जो होता है किसमें तो है, ये होता है सपासनुमा वर्तन में, और गुरुत्वाकर्षण जो होता है गुरुत्वावर्तन में होता है, और जल जो होता है जला अनुवर्तन में होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए सपष्ट जो होता है सपष्ट नुवर्तन यानी सपष्ट संबंधी जो होता है संबंध वो सपष्टनुमा वर्धन में कहलाते हैं। टर्म है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण जो होती है गुरुत्ववर्धन के लिए लिया जाता है, और जो जल होती है वो जन अनुवर्तन होती है। तो ये काफ़ी नाम यहाँ पर जो है विशिष्ट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अनुवर्ती गति में जो है पादप के स्थिर रहते हैं, परंतु उसके अंग जैसे शाखा और पुष्प उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं, स्फूर्ति गति कहलाती है। स्फूर्ति गति के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके, जिसको हम टोरमन मोमेंट कहते हैं। पादप के जो है विभिन्न अंगों में जल जो विभव यानी जो है वाटर पोटेंशियल को फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे कि नीचे भी कुछ उदाहरण दिया गया है। आप जब कोई कीट जो है घट पक्षी विनस फ्लाई टेप्स यानी वेनर फ्लाई ट्रैप के घट में प्रवेश करते हैं तो वो जो होती है कीट भक्षी पादप की पत्तियों बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसमें भी उद्दीपन हुआ, यानी वो भी मूवमेंट किया। जब छुई मुई जो आप पौधे देखते हो जिसको मिसुमगा प्यूडिका भी कहते हैं, ये छुई मुई पौधे आप अगर देखना जैसे ही आप उसके पत्तियों को छुओगे ये जो मुरझा जाती है बिल्कुल ही सिकुड़ सी जाती है, ठीक है। तो अगर ये भी नहीं आपको मिलता है छुई में के पौधा, तो आपके पास आंवला का पेड़ तो कहीं ना कहीं लगा होगा ना। देखना कि जैसे सुबह रात होती है सारे के सारे पत्ते जो होते हैं एक बंद सा हो जाते हैं, और जैसे सूरज की रोशनी आती है सब खुल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी मूवमेंट कर रहे हैं, यानी गति कर रहे हैं दोस्तों, यही गति होता है। और नहीं है तो छुई मुई पौधे को देखना, हल्का छू के देखना, अगर क्यों वो सिकुड़ जाते हैं, इसका मतलब है कि उनमें भी गति है और वो भी जो है इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। ये साबित होती है इन बातों से, आप इससे अलग नहीं हो, ठीक है। तो पेड़ पौधों को भी रक्षा करना आपका फ़र्ज बन जाता है, क्योंकि उनमें ही हमारा जो है जीवन छुपा हुआ है। कहते हैं स्मृति दाब में परिवर्तन के कारण रंध्र की द्वार कोशिका इसके बंद होते हैं और खुलते हैं। देखिए स्मृति दाब की वजह से ही आप देखोगे, अब वो जीवित नहीं है तो क्या है, अगर मान लीजिए जैसे कि जो होता है स्टोमेटा होती है, जैसे कि धूप पड़ता है स्टोमेटा खुल जाती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाने के लिए, और जैसे तेज धूप पड़ती है या संध्या होती है तो उस समय जो है बंद हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सारे जो है गति मोमेंट दिखाती है कि पौधे भी हम जैसे हो ही होते हैं।
इनसे जो हटकर जो है अनुकूलित गति यानी नैस्टिक मोमेंट आती है, जो सपोज जिनकी लंबाई और तापक्रम में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। इस स्थिति में जो है पदार्थ उद्दीपन के स्रोत की ओर गति नहीं करते हैं, जैसे कि आपको पेट्रोकोलका के जो है पुष्प मध्य दिन में ही खिलते हैं, लेकिन यदि सूर्यास्त के समय प्रकाश न्यून हो जाए तो अंधकार की अनुक्रिया के कारण दल जो पंखुड़ी जो होती है बंद हो जाती है। यानी कई पौधे जो होते हैं, कई फूल जो होते हैं, दिन के समय जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो खिल जाते हैं, और जैसे ही धूप खत्म होती है वो सिकुड़ जाते हैं। अगर ये भी आपको समझ नहीं है तो आपको तो सनफ्लावर के बारे में पता ही होगा, सूरजमुखी के पौधा देखना, जिधर साइड धूप होता है उधर साइड वो फेस कर लेती है। आखिर ऐसा क्यों करती है? अगर उसमें जान नहीं है, वो रिएक्ट नहीं कर रही तो ऐसा क्यों कर रही है? जिधर धूप है उधर अपना मुंह कर लेती है। तो ये सारे दोस्तों बेशक इसको साइंटिफिक टर्म के रूप में दर्शाया जा रहा हो, लेकिन 100% जो है इंसान और पेड़ पौधे सामान्य हैं। कई गुण जो है इनके एक जैसे ही होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि अंग विशेष गति की दिशा में निरूपित होती है तो उधर पर किसी भी दिशा में हो सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर टॉपिक रहा और आपको यहाँ समझने और सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पानी स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को जरूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कांटेक्ट में जो है कम से कम 100-150 कांटेक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी जरूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।